हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक से जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं या इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं उन समस्त क्वेश्चनों को संकलित करके रखने का प्रयास किया गया है, जिससे आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया जयसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं, न केवल आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो निकलते हैं बल्कि यहां से लेक्चर की भी वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स कि उदारवाद का जनक अथवा उदारवाद की आत्मा किसको कहा जाता है? ए हाब्स को, बी लॉक को, सी ग्रीन को या डी बेंथम को? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा बी लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक अथवा उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। उदारवादी विचारधारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता का समर्थक है और जॉन लॉक ने जो अपने प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना की है उसमें प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को भी प्राकृतिक अधिकार बताया है। तो लॉक को मानवीय स्वतंत्रता का पक्षधर होने के कारण इसे उदारवाद की आत्मा अथवा उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी लॉक सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि लॉक ने किन 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी? ए जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को, बी जीवन धर्म तथा न्याय के अधिकार को, सी जीवन समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को और डी जीवन संपत्ति तथा विद्रोह के अधिकार को? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा ए जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को। लॉक ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार मिले हुए थे। वो अधिकार कौन कौन से थे? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, यह कथन किसका है? ए हाब्स का, बी लॉक का, सी रूसो का या डी जॉन स्टुअर्ट मिल का? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे, जॉन लॉक। देखिए, क्वेश्चन को दोनों क्वेश्चन एक तरह से दूसरा और तीसरा एक ही है, केवल पूछने का तरीका बदल गया है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन किसका है? तो लॉक का है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके पूछता है, ठीक है। तो आप यदि इसके बेस को समझे रहेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आपसे पूछ सकता है कि लॉक ने कितने प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना की, तो 3 उत्तर हो जाएगा। तो वो कौन कौन से थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी लॉक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, किसने कहा कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? ए ग्रीन ने, बी लॉक ने, सी लास्की ने या डी प्लेटो ने? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा बी लॉक। लॉक संवैधानिक शासन का समर्थक था और संवैधानिक शासन के अंतर्गत जो है कानून के शासन को महत्व दिया जाता है। तो इसी बात को इंगित करते हुए लॉक ने लिखा कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं है। तो यह स्टेटमेंट है, जॉन लॉक का है, आप इसको ऐसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि लॉक संप्रभु को क्या देने के लिए तैयार है? केवल सीमित सत्ता, निरंकुश सत्ता, कोई सत्ता नहीं, उतने से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा ए केवल सीमित सत्ता। लॉक जो है अपने संप्रभु को केवल सीमित सत्ता देना चाहते हैं। हाब्स ने जहां निरंकुश संप्रभुता की कल्पना की, निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की, उसके विपरीत जो है लॉक ने जो है संवैधानिक राजतंत्र की कल्पना की। संवैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र इसे कह सकते हैं। संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है कि राजा तो होगा, उसकी शक्तियाँ एकदम बहुत ही सीमित होंगी, वो नाम मात्र का एक तरह से होगा, उसकी शक्तियाँ अल्प होंगी और शासन की अंतिम शक्ति जनता और उसके प्रतिनिधियों के हाथ में होगी। तो इसे कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। तो लॉक जो है संप्रभु को बहुत ही सीमित संप्रभुता यानी सीमित सत्ता सौंपने के पक्षधर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए केवल सीमित सत्ता सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? हाब्स का, लॉक का, रूसो का या ग्रीन का? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा लॉक।
हाब्स ने मानव के नितांत बुरे पक्ष का वर्णन किया है। कहीं भी अगर मानव स्वभाव के बारे में बुरा लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वो हाब्स का है, और कहीं भी यदि मानव स्वभाव के बारे में एकदम अच्छाई लिखी हो तो आप समझ जाइएगा वो लाक का स्टेटमेंट होगा, या लाक का कथन होगा, या लाक से संबंधित होगा। तो लाक ने यहाँ लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी, सद्भावना की अवस्था थी, पारस्परिक सहयोग की अवस्था थी और सुरक्षा की अवस्था थी। तो सब कुछ यहाँ अच्छा लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट किसका है? लाक का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी लॉक सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि जिस सामाजिक समझौता दार्शनिक ने प्राकृतिक अवस्था में दो समझौतों का प्रतिपादन किया वह था हाब्स ने, लाक ने, रूसो ने, या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा बी लाक। हाब्स और रूसो ने एक समझौते का प्रतिपादन किया, लेकिन लाक जो है वो दो प्रकार के समझौते का वर्णन करता है। एक पहले समझौता जो है जनता आपस में करती है और नागरिक समाज की स्थापना करती है, और दूसरा समझौता जो है वो जनता और शासक के बीच होता है जिसके द्वारा सरकार की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से पहले समझौते के द्वारा नागरिक समाज और दूसरे समझौते के द्वारा सरकार की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह लाक जो है वो दो समझौतों की बात करता है। तो प्रश्न यही पूछा है कि जिस सामाजिक समझौता दार्शनिक ने दो समझौतों का प्रतिपादन किया वो कौन था? लाक था। क्वेश्चन नंबर 7 का बी लाक सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन था? लाक, रूसो, मिल, ग्रीन। अब देखो उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया, इसके पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए लाक। सीमित सरकार कहिए, चाहे सीमित प्रभुसत्ता कहिए या सीमित सत्ता कहिए, इसका प्रतिपादन जो है आधुनिक युग में सबसे पहले जो है लाक ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए जॉन लॉक सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि लाक के मतानुसार जनता को परिवर्तन करने का अधिकार है किसी भी अप्रजातांत्रिक सरकार को, किसी सरकार को यदि वह समझौते के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, किसी सरकार को जब भी उसकी वैसी इच्छा हो, किसी सरकार को यदि वह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा बी, किसी सरकार को यदि वह समझौते के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। लाक ने कहा कि व्यक्ति ने अपने प्राकृतिक जो उसके अधिकार हैं उसके रक्षा के लिए उससे वो समझौता करता है और शासक के अधीनता में रहना स्वीकार करता है। लेकिन यदि शासक जो है वो समझौते के शर्तों को पालन नहीं करता है, जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, उसकी रक्षा करने में वो असफल रहता है, तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह शासन सत्ता का विरोध कर सकता है, राज्य के विरुद्ध क्रांति कर सकता है। तो उसी बात को यहाँ लिखा है कि लाक के मतानुसार जनता को परिवर्तन करने का अधिकार है, यानी शासन का परिवर्तन कब कर सकती है? उत्तर होगा किसी सरकार को यदि वह समझौते के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है। यदि जो समझौता हुआ है कि हम तुम्हारे जो है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, यदि उस कर्तव्य का पालन शासक नहीं करता है तो वो उसको बदल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? हाब्स को, लाक को, बेंथम को या ऑस्टिन को? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा बी लाक। फ्रेंड्स लाक जो है वो 1688 ईस्वी की जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी उसको उसने अपनी आंखों से देखा था, और क्रांति के 2 वर्ष के पश्चात उसने जो है अपने ग्रंथ शासन पर 2 लेख, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट कहते हैं, इसमें इसने इस क्रांति का समर्थन किया था। तो 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक जो है वो लाक को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी लॉक सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि जॉन लॉक निम्न में से किस घटना से सर्वाधिक प्रभावित था? ए 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से, बी 1789 की फ्रेंच क्रांति से, सी 1917 के रूस की साम्यवादी क्रांति से, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा ए 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से। लाक को जो हम आप पढ़ोगे तो लाक जो है 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति से थी उससे बहुत प्रभावित था। लाक के जो अपनी रचनाओं में मानव स्वभाव को अच्छा बताता है, उसको अच्छा बताने के पीछे जो है एक कारण ये भी था, लाक को बचपन से ही पिता का जो है स्नेह हमेशा मिलता रहा है, और उसके मित्र का व्यवहार भी उसके प्रति हमेशा ही सदैव ही सद्भावनापूर्ण रहा है। और 1688 ईस्वी की जो गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई, ये उसने जो है बिना खून के एक बूंद गिराए हुए सत्ता में परिवर्तन कर दिया। कोई भी सत्ता जो है निरंकुश सत्ता में परिवर्तन होता है तो क्रांति होती है तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, लेकिन 1688 की क्रांति जो है वो बिना खून बहाए, बिना रक्त का एक बूंद गिरे
सत्ता में परिवर्तन हो गया, इसीलिए इस क्रांति को हम गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। इसीलिए 1688 की क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो इंग्लैंड में सत्ता का इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, खून की एक बूंद भी नहीं गिरा। इस घटना ने लाक को बहुत प्रभावित किया और मानव के अच्छाई के प्रति उसकी धारणा को और दृढ़ किया। तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का जो है वो लाक के जीवन पर ज़्यादा प्रभाव था। तो प्रश्न वही पूछा है कि जॉन लाक निम्न में से किस घटना से सर्वाधिक प्रभावित था? तो उत्तर होगा 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से। 11 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि राज्य के कार्यों की उदारवादी अवधारणा किसकी रचनाओं में मिलती है? कार्ल मार्क्स के, हीगल के, लाक के या मैकियावेली की? तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर होगा लाक। लाक को उदारवाद का जनक कहते हैं, हम उदारवाद की आत्मा कहते हैं, उसको प्रथम उदारवादी कहते हैं। तो उदारवाद के जो राज्य के कार्य के संबंध में जो उदारवादी अवधारणा है वो हमको लाक की रचनाओं में मिलती है। उदारवाद जो है राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करता है, सीमित सत्ता का समर्थन करता है, और लाक भी राज्य के सीमित कार्यों और सीमित सत्ता का समर्थन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी लाक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से जॉन लाक के राजनीतिक दर्शन की विभिन्न अवस्थाओं को सही क्रम में सजाइए। ये है नागरिक समाज, 2 सरकार, तीसरा है प्राकृतिक अवस्था, चौथा है सामाजिक अनुबंध। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला होगा प्राकृतिक अवस्था। व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, इसके बाद उसने सामाजिक अनुबंध किया, समझौता किया, और उसके बाद नागरिक समाज की स्थापना की। फिर व्यक्तियों ने, शासक ने और व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके सरकार की स्थापना की। तो पहले प्राकृतिक अवस्था, फिर सामाजिक अनुबंध, फिर नागरिक समाज, इसके बाद सरकार, यानी 3 4 1 2। तो विकल्प बी देखिए 3 4 1 2, यही आपका बेस्ट उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित हैं। यह कथन किसका है? हीगल का, हाब्स का, लाक का या रूसो का? तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट जो दिया गया है वो लाक का है। लाक जो है प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों को एक मानता है। वो मानता है कि नागरिक कानून जो है वो प्राकृतिक कानून का ही एक अंग है, जबकि हाब्स ने प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून दोनों में अंतर किया था। लेकिन हाब्स के विपरीत जो है लाक जो है दोनों में अंतर नहीं मानता है, बल्कि प्राकृतिक और नागरिक कानून दोनों को एक दूसरे में निहित मानता है। तो यह जो दिया है कि प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है, यह लाक का है। तो 14 का सी लाक सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कारण को ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन कह रहा है फ्रेंड्स कि जॉन लाक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है, और कारण कह रहा है कि लाक सीमित सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला पहला विचारक था। तो देखिए जॉन लाक को आधुनिक उदारवाद का जनक कहा था, ये तो सही है, और लाक सीमित सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला पहला विचारक था। तो लाक ने सीमित सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत किया, और सीमित सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत करने के कारण ही उसको उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की व्याख्या करता है। तो आपका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 15 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च सख्त शब्द का प्रयोग करता है और संप्रभुता शब्द के प्रयोग से बचता है? ए हाब्स, बी लाक, सी रूसो, डी बेंथम। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा बी लाक। लाक ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहीं भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उसके स्थान पर वो सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि संप्रभुता जो है वो एक तरह से निरंकुश होती है, और लाक जो है अपने शासक को सीमित शक्तियां ही देना चाहता है। इसीलिए उसने संप्रभुता शब्द का प्रयोग न करके सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया। तो कौन सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है और संप्रभुता से बचता है? तो वो है लाक। तो 16 का बी लाक सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया? बेंथम, मार्क्स, रूसो, लाक। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लाक। लाक ने अपनी विचारधारा में संप्रभुता शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया। मैंने अभी ऊपर बताया कि इसने संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी लाक सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि जॉन लाक को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का संतान किसने कहा? ए सेबाइन ने, बी एंजल्स ने, सी ऑस्टिन ने या डी मैक्सी ने? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा बी एंजल्स। एंजल्स ने लाक को जो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहा है। तो अगर प्रश्न स्टेटमेंट है आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये प्रश्न पूछे कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का संतान
किसको कहा जाता है? लाक को कहा जाता है। किसने कहा? एंजल्स ने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि लाक द्वारा निरूपित प्राकृतिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सबको आत्मसात करने वाला कौन है? संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन एवं स्वतंत्रता दोनों का अधिकार? तो देखिए फ्रेंड्स, हाब्स ने 3 तरह के प्राकृतिक अधिकार बताए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। आगे जब आप लाक को पढ़ोगे तो उसने संपत्ति के अधिकार का 2 अर्थों में प्रयोग किया, एक संपत्ति के अधिकार का सीमित अर्थ और एक संपत्ति के अधिकार का व्यापक अर्थ। संपत्ति के अधिकार का सीमित अर्थ में वो व्यक्ति के व्यक्तिगत संपत्ति को मानता है कि व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब व्यक्ति का व्यक्तिगत संपत्ति, लेकिन यह अर्थ जो है संपत्ति का सीमित अर्थ है। और संपत्ति के अधिकार का व्यापक अर्थ में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी उसके अंदर समाहित मानता है वो। यानी संपत्ति का अधिकार कहने से उसमें जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों समाहित हो जाते हैं। यह संपत्ति का लाक जो है व्यापक अर्थ बताता है। तो वही प्रश्न दिया है यहाँ पर कि लाक द्वारा निरूपित प्राकृतिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सबको आत्मसात करने वाला अधिकार कौन सा है? तो उत्तर होगा ए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को अपने अंदर आत्मसात करता है। ये संपत्ति के अधिकार का व्यापक अर्थ है, इसी बात को लाक ने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए, संपत्ति का अधिकार सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि लाक ने इस विचार का समर्थन किया है, व्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता का, राज्य की असीमित अधिकार का, संवैधानिक सरकार या सीमित राजतंत्र का, कुछ व्यक्तियों में की शक्ति का। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर होगा सी, संवैधानिक सरकार या सीमित राजतंत्र का। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको सीमित राजतंत्र मैंने अलग से लिख दिया, कहीं कहीं संवैधानिक सरकार लिखता है और कहीं कहीं इसी क्वेश्चन को सीमित राजतंत्र कह देगा। तो चाहे संवैधानिक सरकार कहे चाहे सीमित राजतंत्र कहे, बात एक ही है। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है या संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है या सीमित राजतंत्र का मतलब होता है, तीनों बात एक ही है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि राजा होगा लेकिन उसकी शक्तियाँ बहुत ही सीमित होंगी, वो वास्तविक शक्तियों का उपयोग नहीं करेगा, सब कुछ शक्तियों का उसके पास नहीं होंगी, बहुत सीमित शक्तियाँ होंगी, उसकी शक्तियाँ अल्प कर दी जाएंगी और वास्तविक शक्ति या अधिकांश शक्तियों का प्रयोग जो है वो जनता की चुनी हुई सरकार जो है करती है, वो जनता के हाथों में होती है। तो उसमें जो है संवैधानिक राजतंत्र में या संवैधानिक सरकार में जो शासक होता है उसकी शक्तियाँ बहुत सीमित होती हैं। तो लाक ने संवैधानिक सरकार का या संवैधानिक राजतंत्र का या सीमित राजतंत्र का समर्थन किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि संविदावादी विचारकों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? ए, हाब्स, लाक, रूसो या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा लाक। लाक ने ये कहा कि व्यक्ति को जो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार है, राज्य भी इन प्राकृतिक अधिकारों को छीन नहीं सकता है। यदि राज्य का कार्य है इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना और यदि राज्य जो है इन कार्य में असफल होता है, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है, तो उसको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से प्राकृतिक अधिकारों से राज्य को सीमित मानने वाला विचारक जो है वो लाक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी, लाक जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि लाक का जन्म जो है हुआ था किस सन में हुआ था? 1688 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1704 ईस्वी में या 1652 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा बी, 1632 ईस्वी। जॉन लाक जो है वो 1632 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 1704 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। इसका जन्म जो है प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1632 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। तो उत्तर होगा 1632, 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स कि शासन पर 2 निबंध, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यहाँ कहीं कहीं टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट मिलता है, कहीं कहीं टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट मिलता है, दोनों एक ही किताब है। इसका हिंदी होगा शासन पर 2 निबंध। यह किसकी कृति है? जॉन लाक की, मैकियावेली की, हेराल्ड ग्लास्की की या जॉन स्टुअर्ट मिल की? तो उत्तर होगा फ्रेंड्स ए, जॉन लाक। यह लाक की शासन पर 2 निबंध जो है वो लाक की प्रसिद्ध कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए, जॉन लाक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, किसने लाक की शासन पर 2 निबंध नामक रचना को दूनाली बंदूक कहा? सेबाइन, डनिंग, वाहन या मैक्सी? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा सी, वाहन। वाहन ने जॉन लाक की जो किताब थी शासन पर 2 निबंध, इसको 2 नाली बंदूक कहा कि यह 2 नाली बंदूक है। एक तरफ ये हाब्स पर तनी हुई है
तो दूसरी तरफ यह रॉबर्ट फिल्मर पर तनी हुई है। यानी एक तरफ जो है इसके द्वारा जो है लाक जो है वो हाब्स ने जो निरंकुश प्रभुसत्ता की कल्पना की थी उसका खंडन करता है वो, और कहता है कि प्रभुसत्ता जो है निरंकुश नहीं होगी बल्कि सीमित होगी। और दूसरी तरफ वो जो रॉबर्ट फिल्मर ने दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया उस दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करता है। तो यानी एक ही पुस्तक से वो हाब्स के विचारों का भी खंडन करता है और रॉबर्ट फिल्मर के भी विचारों का खंडन करता है। इसीलिए वाहन ने लाक की जो रचना थी शासन पर 2 निबंध, इसको दुनाली बंदूक कहा, जो एक तरफ रॉबर्ट फिल्मर पर तो दूसरी तरफ हाब्स पर तनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी वाहन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि लाक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है। यह किसने कहा? तो ए लॉर्ड ब्राइस, बी लॉर्ड ब्रोम, सी लॉर्ड केन या डी लॉर्ड मेयो। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा ए लॉर्ड ब्राइस। यह लॉर्ड ब्राइस का स्टेटमेंट है कि लाक जो है अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है। ये स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि वो व्यक्तिवादी है इसलिए पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक नहीं है। तो लॉर्ड ब्राइस का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि लाक ने अपनी किस कृति में राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन किया है? द प्रिंस में, लेवियाथन में, पॉलिटिक्स में या शासन पर 2 निबंध में? फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा डी शासन पर 2 निबंध। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि जॉन लाक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शासन पर 2 निबंध में रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करता है और उसके माध्यम से वो जो है राज्य की उत्पत्ति के जो दैवीय सिद्धांत थे उस दैवीय अधिकार का सिद्धांत का खंडन करता है। तो किस पुस्तक में करता है? शासन पर 2 निबंध में करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि जॉन लाक के सरकार और उसके विरुद्ध क्रांति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि 3 सत्य हैं, एक ही सत्य नहीं होगा। पहला है कि जॉन लाक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी। दूसरा है लाक ने जनता को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दिया। तीसरा है लाक का मानना है कि क्रांति तब की जानी चाहिए जब शासक जो है जनता के अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम हो। और चौथा है कि क्रांति के अधिकार का प्रयोग समाज की किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा कि मतलब कौन जो है लाक के विचारों से मेल नहीं खाता है, असत्य है कौन सा कथन, तो वो कथन होगा क्रांति के अधिकार का प्रयोग समाज के किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। लाक का मानना है कि व्यक्ति जो है जब राज्य या सरकार जो है उसके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम हो तो व्यक्ति जो है राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है, लेकिन यह विद्रोह जो है समाज के बहुमत के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि अल्पमत द्वारा। यानी कोई एक व्यक्ति जो है राज्य की नीतियों से असंतुष्ट होकर के उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता है, बल्कि जब सभी लोगों को यह लगे, समाज के बहुमत को लगे, अधिकांश लोगों को यह लगे कि नहीं शासक जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तभी जो है शासन के खिलाफ जो है क्रांति की जानी चाहिए। यानी क्रांति की जो अधिकार दिया है लाक ने, उस अधिकार का प्रयोग समाज के किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि समाज के बहुमत के द्वारा किया जाना चाहिए, अल्पमत के द्वारा नहीं। तो यही गलत है, इसको छोड़कर के बाकी सब सही है। जॉन लाक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी, ये सही है फ्रेंड्स। समाज तथा सरकार के पारस्परिक संबंधों को सूचित करने के लिए लाक ने जो है संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया था। और ट्रस्ट शब्द का प्रयोग उसने इसलिए किया कि वह सरकार को समाज के अधीन रखना चाहता था। अगर वह ट्रस्ट शब्द का प्रयोग न करके संविदा शब्द का प्रयोग करता तो समाज और सरकार में बराबरी का संबंध हो जाता। इसीलिए वो ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करता है ताकि सरकार को समाज के अधीन लाया जा सके, उसके नीचे लाया है। यानी सरकार को वो कम महत्वपूर्ण मान करके समाज को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है, इसीलिए उसने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया। तो ये सही है। बी कह रहा है कि लाक ने जनता को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दिया। हाँ बिल्कुल सही है कि यदि सरकार जो है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है तो सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है, ये भी सही है। लाक का मानना है कि क्रांति तब की जानी चाहिए जब शासक जनता के अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम हो, मैंने अभी बताया। तो ये तीनों सही हैं, केवल सही कौन नहीं था, ये चौथा वाला सही नहीं था। तो 27 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स कि उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लाक में ही प्रतिबिंबित हुई है। यह कथन किस विचारक का है? सेबाइन का, मैक्सी का, इबनस्टीन का या वाहन का? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा सी इबनस्टीन।
इबनस्टीन ने लाक के विषय में स्टेटमेंट देते हुए लिखा कि उदारवाद की आत्मा जो है सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लाक में ही प्रतिबिंबित हुई है। तो यह स्टेटमेंट है किसका है? इबनस्टीन का है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि लाक को उदारवाद का जनक क्यों कहा जाता है? ए है उसने मानवीय स्वतंत्रता एवं संपत्ति का समर्थन किया। बी उसने राज्य को कृत्रिम संस्था बताया। सी उसने संवैधानिक राज्य और सीमित शासन का समर्थन किया। डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। जॉन लाक को उदारवाद का जनक जो है कई कारणों से माना जाता है, क्योंकि उसकी विचारधाराओं में हमको उदारवाद की झलक दिखाई देते हैं। उदारवाद की जो विशेषताएं हैं वो हमको जो है लाक की विचारधारा में दिखाई देती है, इसीलिए हम उसको उदारवाद का जनक कहते हैं। तो उदारवाद की कौन सी विशेषताएं उसमें दिखाई देती है? देखिए, उदारवाद जो है मानवीय स्वतंत्रता और संपत्ति का समर्थन करता है, तो लाक भी करता है। उदारवाद जो है राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है और व्यक्ति को साध्य मानता है। तो यहाँ भी राज्य को कृत्रिम संस्था माना गया, व्यक्ति को इम्पोर्टेंट माना गया कि व्यक्ति ने मिलकर राज्य को का निर्माण किया है। तो राज्य जो है एक साधन है, व्यक्ति जो है एक साध्य है। तो ये भी सही है। और उसने संवैधानिक राज्य और सीमित शासन का समर्थन किया। उदारवाद जो है वो सीमित सत्ता का समर्थन करता है, संवैधानिक राज्य का समर्थन करता है, विधि के शासन का समर्थन करता है। तो लाक ने भी संवैधानिक राज्य और सीमित शासन का समर्थन किया। तो ये सभी जो है ये बताते हैं, ये सभी उदारवाद की विशेषताएं हैं, इसीलिए हम लाक को उदारवाद का जनक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, ये कथन और कारण का है कि वास्तविक राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की सहमति पर स्थापित होना चाहिए। जॉन लाक का है स्टेटमेंट। और कारण कह रहा है कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जॉन लाक ने का जो कथन है, ये कथन जो दिया है ये सही है, ये लाक का ही कथन है। लाक कहते हैं कि वास्तविक राज्य वह है जो कि जन सहमति पर स्थापित होना चाहिए। और दूसरा जो दिया है इसका कारण बताया है कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। यह लाक का स्टेटमेंट है ही नहीं, यह तो अरस्तू का स्टेटमेंट है। तो यानी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। तो हमारा विकल्प सी देखिए, ए सही है किंतु आर गलत है, यही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि किस विचारक को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है? मार्क्स को, जॉन लाक को, ग्रीन को, अरस्तू को? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा बी जॉन लाक। लाक ने 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया था, जिसके कारण इसको क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी जॉन लाक सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स कि निम्न में से जॉन लाक के राज्य की विशेषताएं कौन सी नहीं है? यानी कि 3 विशेषताएं जॉन लाक के राज्य की होंगी, एक विशेषताएं जो है जॉन लाक के राज्य की नहीं होंगी। राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है, ये तो राज्य की विशेषता है। राज्य केवल साधन है, व्यक्ति साध्य है, ये लाक ने कहा था। राज्य का आधार जन सहमति है, ये भी लाक मानता है कि राज्य का आधार जन सहमति है, क्योंकि लोगों ने अपनी सहमति से मिल करके राज्य का निर्माण किया है। तो राज्य का आधार जो है जन सहमति है। सी है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन, ये लाक का नहीं है। लाक ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं किया है, बल्कि उसने जो है संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया या सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है। ठीक है। और डी निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन, ये सही है। लाक जो है उदारवादी था, उदारवादी होने के कारण वो राज्य का जो है नकारात्मक राज्य के कार्यों का प्रतिपादन करता है। राज्य के नकारात्मक कार्य का मतलब कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, राज्य को सीमित कार्य करना चाहिए, केवल सुरक्षा तक कार्य करना चाहिए। तो यह होता है राज्य का नकारात्मक कार्य। तो लाक ने भी सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन किया है, राज्य के नकारात्मक कार्यों का समर्थन किया है। तो तीनों जो हैं ये ए, बी और डी जो है वो राज्य के लाक के राज्य की विशेषताएं हैं। डी सी जो है वो लाक के राज्य की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड, किसने कहा कि जहां कानून का अंत हो जाता है वहां अत्याचार या कहिए अराजकता प्रारंभ हो जाता है? प्लेटो, बेंथम, ग्रीन, लाक? तो फ्रेंड्स देखिए यह स्टेटमेंट जो है वो लाक का है। लाक ने कहा कि जहां कानून का अंत हो जाता है, इसके पहले आपने देखा होगा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये लाक का स्टेटमेंट है। और यहाँ उन्होंने उसी चीज़ को इस तरह से लिखा गया है कि जहां कानून का अंत हो जाता है वहां अत्याचार अथवा अराजकता प्रारंभ हो जाता है। तो यह लाक का है। क्वेश्चन नंबर 33 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स कि लाक का समझौता आधारित था शासकीय इच्छा पर, लोगों के शोषण पर, जन सहमति पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा सी जन सहमति। लाक ये कहता है कि व्यक्तियों ने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने स्वेच्छा से समझौता करके राज्य की उत्पत्ति की है।
तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? जन सहमति से हुई, यानी लोगों ने सहमति देकर, लोगों ने समझौता करके राज्य की उत्पत्ति की। तो लाक का समझौता आधारित है जन सहमति पर। क्वेश्चन नंबर 34 का सी, जन सहमति सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, किसने लाक के राज्य सिद्धांत को स्वत्वात्मक व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति माना? ए मैक्सी ने, बी मैकफर्सन ने, सी बिलोबी ने या डी गार्डनर ने? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा बी मैकफर्सन ने। मैकफर्सन ने जो लाक का राज्य का जो सिद्धांत था उसको स्वत्वात्मक व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति माना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 35 का बी मैकफर्सन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स, कि टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट। अब देखिए, कहीं कहीं टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट मिलता है, कहीं कहीं टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट मिलता है। दोनों का हिंदी होगा कि शासन पर दो निबंध। इसमें लाक का प्रतिपाद्य विषय क्या था? व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करना, चर्च की सत्ता का समाप्ति करना, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करना, सामंतवाद का उन्मूलन करना। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पर चर्चा हो चुकी थी, ये ध्यान से आपने व्याख्या को सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर होगा सी, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करना। जब ये आया था, वाहन ने क्या कहा था कि शासन पर दो निबंध जो है पुस्तक को दो नाली बंदूक कहा था, तभी मैंने कहा कि यह दो नाली बंदूक वाहन ने इसलिए कहा कि एक तरफ ये रॉबर्ट फिल्मर की तरफ तनी हुई है तो दूसरी तरफ ये जो है हाब्स की तरफ तनी हुई है। तो जो इस लाक की पुस्तक था शासन पर दो निबंध या टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो है, इसका विषय था रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करना। तो विकल्प सी जो है 36 का सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स, यह कथन किसका है कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता है बल्कि स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है? ग्रीन, अरस्तू, लाक, मैकियावेली। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा सी, लाक। लाक का यह मानना था कि व्यक्ति के जो प्राकृतिक अवस्था में 3 तरह के अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, और इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। वो संपत्ति में जीवन और स्वतंत्रता को भी समाहित मानता है और कहा कि संपत्ति की रक्षा के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि राज्य जो है उस संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता है बल्कि स्वयं उसका निर्माण जो है संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। तो ये स्टेटमेंट लाक का है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स, कि जॉन लाक के सामाजिक समझौता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लाक के समझौता सिद्धांत में मनुष्यों ने 2 प्रकार के समझौते किए, ये तो सही है। मैंने ऊपर ही बताया कि एक पहले समझौते के द्वारा नागरिक समाज की स्थापना होती है, दूसरे समझौते के द्वारा सरकार की स्थापना होती है। बी, लाक ने राज्य और सरकार में अंतर नहीं माना है, ये गलत है फ्रेंड्स। लाक ने राज्य और सरकार में अंतर माना है। मैंने अभी कहा कि पहले समझौते के द्वारा राज्य यानी नागरिक समाज की स्थापना होती है, नागरिक समाज मतलब राज्य की स्थापना होती है, और दूसरे समझौता जो है वो शासितों और शासक के बीच होता है जिसके द्वारा सरकार की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से लाक ने जो राज्य और सरकार में अंतर माना है, और यहाँ लिखा है कि राज्य और सरकार में अंतर नहीं माना है। हाब्स ने राज्य और सरकार में अंतर नहीं माना है लेकिन लाक ने माना है, तो यही गलत है इसका, बाकी सब सही होगा। पहला सही है। सी है, लाक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है, सही है। लाक मर्यादित राजतंत्र का समर्थन करता है, ये भी सही है। तो ये बी जो है वही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स, सहमति न केवल राज्य के निर्माण का आधार है बल्कि इसके संचालन का आधार भी है। यह कथन किससे संबंधित है? गैटिल से, गार्डनर से, मैकफर्सन से या लाक से? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा डी, लाक। फ्रेंड्स लाक जो है राज्य के निर्माण का आधार जन सहमति मानता है, लेकिन उसने ये कहा आगे कि जन सहमति से जो है राज्य का निर्माण भी हो गया और आगे सरकार जो कार्य करेगी वो भी जन सहमति से ही करेगी। तो उसी बात को यहाँ स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया कि सहमत जो है न केवल राज्य के निर्माण का आधार है बल्कि इसके संचालन का भी आधार है, यानी कि जो भी राज्य कार्य करेगा, सरकार कार्य करेगी, वो भी जन सहमति के आधार पर ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का डी, लाक सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है जॉन लाक की नहीं है? यहाँ देखिए कौन सी पुस्तक बताना है जॉन लाक की नहीं है। टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो लेख, ये तो है। लेटर ऑफ टोलरेशन, सहनशीलता पर पत्र, तो ये जो है लाक की ही पुस्तक है। और फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और चौथा है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मानवीय समझ के विषय में एक निबंध। तो ये भी जो है फ्रेंड्स लाक का है। दूसरा भी है, पहला भी है। तीसरा वाला जो है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है शासन पर कुछ विचार जो है, ये बेंथम की पुस्तक है, न कि लाक की। इसको छोड़ करके, सी वाले को छोड़ करके बाकी जो है टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट,
लेटर ऑन टॉलरेशन एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों की तीनों पुस्तक जो है लॉक की है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स कि संपत्ति की पात्रता सिद्धांत अथवा संपत्ति का श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लॉक ने, मैकियावेली ने, बेंथम ने या मार्क्स ने? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा ए, लॉक। फ्रेंड्स लॉक का मानना है कि प्रकृति की जो देन में अपना श्रम लगाकर व्यक्ति जो कुछ भी वस्तु निर्मित कर लेता है वह उसकी अपनी हो जाती है। यानी प्रकृति ने हमको बहुत सी चीज़ें दी हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ है, ज़मीन है, उसमें परिश्रम लगाकर मैंने उसको घेर लिया, कह दिया ये हमारा है, तो ये हमारा हो गया। पेड़ है, पेड़ काट कर मैं अपने घर ले चला आया, तो यह हमारी संपत्ति हो गई। तो उसी बात को इसी कहते हैं संपत्ति का पात्रता सिद्धांत या संपत्ति का श्रम सिद्धांत। यानी प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उसमें श्रम लगा देने से, उसमें परिश्रम लगा देकर जब हम उसको अपना बना लेते हैं तो वही हमारी संपत्ति हो जाती है। ठीक है, तो संपत्ति की पात्रता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया? लॉक ने। संपत्ति की पात्रता सिद्धांत को संपत्ति का श्रम सिद्धांत भी कहते हैं। श्रम सिद्धांत भी वही है कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसमें हमने जब श्रम लगा दिया, अपना परिश्रम लगा करके उसको अपना बना लिया, तो वो मेरी चीज़ हो गई। तो संपत्ति की पात्रता सिद्धांत या संपत्ति का श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक ने किया। क्वेश्चन नंबर 41 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स कि लॉक किस देश का विचारक था? फ्रांस का, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा डी, इंग्लैंड। अभी मैंने बताया कि लॉक का जन्म जो है इंग्लैंड के में प्यूरिटन संप्रदाय में हुआ था, 1632 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी, इंग्लैंड जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स कि ऐसा कौन सा विचारक था जिसने कहा कि लोग अपने अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश करते हैं? हाब्स ने, रूसो ने, लॉक ने या रॉल्स ने? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा सी, लॉक। लॉक ने यह माना कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 तरह के अधिकार थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन जब समझौता होता है तो समझौता के द्वारा, जैसे हाब्स ने जब समझौता किया, हाब्स का जब समझौता सिद्धांत पढ़ेंगे तो समझौता जब व्यक्तियों आपस में करते हैं तो वे अपने समस्त अधिकारों को जो है प्रभुसत्ता संपन्न लेवियाथन को सौंप देते हैं। लेकिन लॉक कहता है कि समझौते के द्वारा व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों को त्याग नहीं करता है, बल्कि अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ जो है वो राज्य में प्रवेश करता है। यानी जो प्राकृतिक अवस्था में उसको 3 अधिकार मिले हुए थे, वो 3 अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, वो उसको राज्य में भी प्राप्त रहेंगे। राज्य भी उन अधिकारों को छीन नहीं सकता है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि कौन विचारक था जिसने यह कहा कि लोग अपने अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश करते हैं? तो लॉक है, क्योंकि ये मानते हैं कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार राज्य में भी सुरक्षित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है फ्रेंड्स कि किस विचारक ने जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं, बकवासों से बढ़कर बकवास हैं? ए, मैकाइवर, बी, बेंथम, सी, मार्क्स या डी, हेनरी मैन? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा बी, बेंथम। बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का, जो उसका प्राकृतिक अधिकार था, उसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये तो बकवास है, जो है एकदम बकवास, ही नहीं बकवास से भी बढ़कर बकवास है। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो मानता था कि अधिकार जो है वो समाज में ही संभव हैं, और लॉक जो है वो समाज से पहले जो है वो प्राकृतिक अवस्था में ही अधिकारों की कल्पना करते हैं, तो इसीलिए वो प्राकृतिक अधिकार को बकवास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का बी, बेंथम सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रेंड्स, किस विचारक को अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है? ग्रीन, लॉक, अरस्तू या बेंथम? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा बी, लॉक। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 अधिकार दिए और यह कहा कि ये अधिकार जो है राज्य में भी व्यक्ति के सुरक्षित रहेंगे। तो व्यक्ति के अधिकारों का प्रबल समर्थक होने के कारण लॉक को जो है अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स कि किस देश के संविधान पर लॉक के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? फ्रांस पर, चीन पर, संयुक्त राज्य अमेरिका पर, इटली पर? तो फ्रेंड देखिए लॉक के विचारों का प्रभाव तो जो है कई देशों पर पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि किसी विचारक का पड़ा तो लॉक का पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रेंड्स कि किसने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा? गैटेल ने, मार्क्स ने, गार्डनर ने या मैकफर्सन ने? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा डी, मैकफर्सन। मैकफर्सन का स्टेटमेंट है कि उसने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता माना। तो क्वेश्चन नंबर 47 का डी, मैकफर्सन सही है।
क्वेश्चन नंबर 48 है फ्रेंड्स कि लाक के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि लाक का मानना था कि शासन के विरुद्ध क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाएगी। ये फ्रेंड्स देखिए यही जो है पहला ही जो है वही सत्य नहीं है कि लाक का जो मानना था कि शासन के विरुद्ध यदि क्रांति किया जाएगा तो प्राकृतिक अवस्था फिर से आ जाएगी, यही गलत है। ये जो लाक दिया है ये हाफ का है, हाफ से कहता है वो जो है शासक के विरुद्ध जनता को विद्रोह करने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि उसका मानना है कि यदि विद्रोह कर देंगे तो हम फिर से प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन लाक का इस तरह से मानना नहीं था। लाक कहता है कि अगर हम सरकार के विरुद्ध विद्रोह करते हैं तो इसकी सरकार खत्म हो जाएगी, सरकार का अंत होगा, राज्य का अंत नहीं होगा, हम प्राकृतिक अवस्था में फिर से नहीं जाएंगे। इसीलिए वो दो समझौते की कल्पना करता है। पहले समझौते के द्वारा उसने समाज या राज्य की उत्पत्ति करता है और दूसरे समझौते के द्वारा वो सरकार की उत्पत्ति करता है। तो सरकार के विरुद्ध व्यक्ति विद्रोह कर सकता है, उससे सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन राज्य का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पुनः नहीं जाएगा। जो ये लिखा गया ये हाथ का विचार है, लाक का नहीं। तो यही गलत है, इसको छोड़ करके बाकी देखिए। बी कह रहा है कि जॉन लाक रिचर्ड हुकर की रचना इक्लेस्टिकल पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये सही है, ये रिचर्ड हुकर की इस रचना से बहुत प्रभावित थे, ये सही है। सी है लाक ने मानव स्वभाव संबंधी विचार अपनी पुस्तक ऐसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में दिया, ये भी सही है। मानव स्वभाव संबंधी इन्होंने विचार जो है ऐसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में दिया था, ये सही है। लाक का समझौता पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं, ये भी सही है। लाक का जो समझौता हुआ था वो पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं। मतलब समझौते के द्वारा एक राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति हुई, समाज की नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। व्यक्ति जो लाक जो है वो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानता था, वो मानता था कि व्यक्ति समाज में रहता था पहले से ही, लेकिन समाज में चूंकि उस समय प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधा थी जिसके कारण समझौता हुआ, तो समाज की अस्तित्व पहले से वो स्वीकार करता है। इसीलिए वो कहता है कि लाक का समझौता जो है वो पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं। ये सही है, सी भी सही है और बी भी सही है, पहला वाला ही गलत था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स, लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार सार्वभौम नहीं है, नैतिक नहीं है, बुद्धि प्रसूत नहीं है या विकासशील नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा सी, बुद्धि प्रसूत नहीं है। लाक का मानना है कि प्राकृतिक अधिकार जो है विवेक द्वारा उत्पन्न हुए नहीं हैं, बल्कि ये तो व्यक्ति को जन्मजात ही मिल जाते हैं। ईश्वर ने इसको बनाया, प्रकृति ने इसको दिया है, किसी बुद्धि मतलब खुद विवेक से व्यक्ति ने नहीं बनाया इसको। ये बुद्धि प्रसूत नहीं है, बुद्धि के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो ये लाक जो है कहता है कि ये बुद्धि प्रसूत नहीं है। सार्वभौम नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वो सार्वभौम मानता था, नैतिक भी मानता था, विकासशील भी मानता था इन अधिकारों को, लेकिन बुद्धि प्रसूत नहीं है, यही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सी, बुद्धि प्रसूत नहीं है, सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड्स कि लाक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है राजनीतिक निरंकुशवाद को न्याय संगत ठहराने के लिए, न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए, या राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा सी, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। लाक ने अपने समझौते के सिद्धांत के द्वारा जिस व्यवस्था की कल्पना की वो एक लोकतांत्रिक ढांचा ही था। वो सीमित राज्य का समर्थन करता है और सरकार को जनता या के अधीन या समाज के अधीन करता है। तो इस तरह से वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए ही समझौता के सिद्धांत का उपयोग किया उसने। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को न्याय संगत ठहराने के लिए उसने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रयोग किया, सही है। 50 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स कि जॉन लाक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ए, मानव कोरा जंगली पशु है, बी, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, सी, मनुष्य कर्तव्य की पुकार सुनता है, डी, मनुष्य परोपकारी प्राणी है। तो फ्रेंड देखिए उसका ए उत्तर जो है मनुष्य एक कोरा जंगली पशु है, यही जो है लाक जो है मानव स्वभाव के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि यह जो है मानव के बुरे पक्ष का वर्णन है, जो कि हाब्स के विचारों में आपको देखने को मिलेगा, लाक के विचारों में नहीं। लाक मानव के अच्छाई को बताता है, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, मनुष्य कर्तव्य की पुकार सुनता है, मनुष्य परोपकारी प्राणी है, ये सब जो है लाक ने मानव स्वभाव के बारे में कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ए सही होगा। तो फ्रेंड्स यह प्रैक्टिस सेट सीरीज में जॉन लाक से संबंधित वीडियो है और इसमें 51 क्वेश्चन को इस तरह से सजा कर रखा गया है जिससे यदि आप जॉन लाक के बारे में न भी पढ़े हों तब भी आपका कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्लियर कर दिया जाए, ताकि परीक्षा में जब भी जाए आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो आते रहे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, चैनल के बारे में उनको बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।